हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 4 का कक्षा 7 का प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। सरल समीकरण है जिसका नाम, और जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है, पहले तो हम प्रश्न को समझेंगे क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। मतलब हमें एक वाक्य दिया गया है हिंदी में, और हमें इसके लिए ये देखिए ये क्या है, एक वाक्य लिखा है हिंदी में, और हमें इसको समीकरण में कन्वर्ट करना है पहले तो, ठीक है। और जब हम समीकरण बना लेंगे तो क्या करना है, अज्ञात राशि जो होगी उसमें से उसका मान ज्ञात करना है। तो अज्ञात राशि क्या है, मतलब चर, जो चर आएगी उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहले का ए नंबर सवाल क्या कहता है। ए नंबर, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा, ठीक है। आपको मतलब 60 प्राप्त होगा। तो कितना हो रहा है, 60, ठीक है। अब वो संख्या तो हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, और यदि हम 4 जोड़ेंगे तब 60 प्राप्त हो रहा है, मतलब वो संख्या तो हमें लग रहा है 56 होगी, लेकिन ऐसा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें समीकरण पहले बनाना है। तो लिखेंगे, माना एक संख्या कौन सी है, वो संख्या यक्स है, ठीक है। अब यक्स में हमें 4 जोड़ना, यक्स के 8 गुने में 4 जोड़ना, 56 नहीं होगी सॉरी, क्योंकि 8 का गुणा भी है। तो यक्स के 8 गुने में हमें 4 जोड़ना है। तो 8 गुना यक्स का कितना होगा, देखिए एक संख्या का उस संख्या का, इसलिए संख्या का 8 गुना कितना होगा, 8 यक्स, ठीक है। अब 4 जोड़ना है तो 8 गुने में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 यक्स प्लस 4, ठीक है। अब प्राप्त कितना हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है, का मतलब बराबर कितना आ रहा है, 60। तो बराबर में 60 आ रहा है इतना करने पर, तो लिख देंगे 8 यक्स प्लस 4 बराबर 60। ये क्या हुआ, हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, अब हल करके अज्ञात संख्या यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम ये दिया हुआ है, इसी को समझते हैं, ठीक है। यह एक समीकरण प्राप्त हुआ, दोनों पक्षों में क्या करना है, हमने जैसे अभी 4.2 में सॉल्व किए हैं समीकरण को, पहला तरीका वही है कि ये जो 4 लिखा है दूसरा पद है ये, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, तो जब हम दोनों पक्षों में से 4 घटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 8x प्लस 4 माइनस 4, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4, तो घट के 0 हो जाएगा। तो इधर से कितना बचेगा, 8x, और बराबर में 60 में से भी 4 घटाएंगे, क्योंकि हमने पिछले प्रश्नावली में बताया था आपको कि जो भी हम करते हैं समीकरण में, चाहे जोड़े चाहे घटाएं, उसे दोनों पक्षों में करते हैं, ठीक है। तो इधर हम 60 में से 4 घटाएंगे तो 56 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स के गुणे में 8 है ना, तो अब हम इसको हटाएंगे क्योंकि हमें यक्स का मान निकालना है। मतलब हमने बताया था कि यक्स को सिंगल करना पड़ेगा, चर राशि को हमें एक साइड अकेले करना पड़ेगा। तो अकेले करने के लिए हमें 8 को भी हटाना पड़ेगा, और 8 इधर गुणे में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का भाग करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में 8 का भाग देंगे तो 8x बटे 8, 56 बटे 8। तो 8x बटे 8 में कितना बचेगा यक्स, और 56 बटे 8 में बचेगा 7। तो यक्स बराबर कितना आया, 7 आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरी विधि ये है कि जैसे हमें समीकरण प्राप्त हुआ है क्या, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60, है ना, यही है ना। तो हम ये इनका पक्षांतरण करके कर सकते हैं। जैसे देखिए 8x को हम इस साइड रखेंगे और 60, ये शायद आपने पढ़ा होगा, और 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा 8x, और इधर कितना आएगा 56, और यक्स बराबर 56/8। तो यक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 7। ये सरल है, लेकिन अभी आप ये लगाइएगा, आगे के प्रश्नों में हम ये वाली विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। बी नंबर है, एक संख्या का 1/5 में 4 घटाने पर 3 देता है।
तो वह संख्या तो हमें पता नहीं है कि किस में हम 1/5 किस संख्या का 1/5 में 4 घटा दें तो 3 प्राप्त हो। हम क्या लिखेंगे, माना एक संख्या यक्स है, तो इस संख्या का 1/5 कितना होगा, यक्स गुणे 1/5, मतलब यक्स बटे 5। अब क्या करेंगे, 4 घटाना है तो हमें 4 इसमें घटाना पड़ेगा, तो यक्स बटे 5 माइनस 4। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इतना करने पे हमें 3 प्राप्त हो रहा है ना, तो हम इतना करके बराबर में 3 लिख देंगे बस। ये क्या प्राप्त हो गया, एक हमें समीकरण ऐसे में प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हल करके अज्ञात संख्या यक्स का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो ये दूसरा पद है ना एक, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ में जो लिखा होगा गुणा या भाग वाला उसको करेंगे। पहले हम प्लस माइनस वाली को सॉल्व करेंगे। तो दोनों बच्चों में 4 जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इधर माइनस में 4 लिखा है। यदि इधर प्लस में होता तो हम घटाते इधर 4 को, लेकिन इधर माइनस में लिखा है तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो यक्स बटे 5 माइनस 4 प्लस 4, ये हमने जोड़ दिया 4 इधर लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में भी हमने जोड़ दिया 3 + 4, ये भी जोड़ दिया हमने। तो इधर से देखो ये माइनस का 4 और प्लस का 4 0 हो गया, बचा कितना, यक्स बटे 5। और इधर कितना आएगा, 3 और 4 7 हो गया ये। तो अब क्या करेंगे, अब यक्स के बटे में 5 है, क्योंकि हमें यक्स का मान निकालने के लिए यक्स को एक साइड सिंगल करना पड़ेगा, मतलब अकेला करना पड़ेगा उसको यक्स बस। तो इसीलिए अब हम इधर 5 भाग में है तो गुणा कर देंगे, 5 का दोनों पक्षों में करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने बताया था आपको दोनों पक्षों में करेंगे समीकरण में जो भी करेंगे। तो अब दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे, तो यक्स बटे 5 गुणे 5 बराबर 7 गुणे 5। तो इधर से 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा यक्स, और इधर कितना आएगा, 7 का गुणा होगा 5 से तो 35 आएगा। ये आपका आंसर हो गया 35, ठीक है। ये 35 आंसर होगा, और ये भी आंसर होगा कि समीकरण ये प्राप्त होता है। तो इसको अच्छी तरह से आप 2 बार 3 बार समझ लो, जिससे आपसे पूरी तरह से फॉर्मुलेशन बनने लगे, ठीक है। यदि आपसे 4.3 बनने लगेगा तो 4.1 और 4.2 अवश्य ही बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सी नंबर। यदि किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या का, ये कुछ नहीं है, यदि किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो वो संख्या तो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम लिखेंगे सॉल्व में, माना वह संख्या यक्स है। तो संख्या का 3/4 अब हमें निकालना पड़ेगा ना, तब ना हम 3 जोड़ देंगे। तो संख्या यक्स का 3/4 कितना होगा, 3/4 का गुणा कर देंगे, 3/4 3/4, 3/4 का गुणा करेंगे तो 3x/4 आएगा। अब इसमें 3 जोड़ने पर, इसी में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, तो 3x/4 + 3। तो प्रश्न कह रहा है कि 3x/4 + 3 करने पर हमें 21 प्राप्त होता है। तो हमने लिख दिया प्रश्न अनुसार, समीकरण बना दिया हमने। अब यह एक समीकरण प्राप्त हुआ, लेकिन अभी हमें क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम ये दूसरे पद को पहले हटाएंगे, प्लस और माइनस वाले को। तो दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, क्योंकि इधर प्लस लगा है इसलिए हम घटाएंगे इस बार। तो 3x/4 + 3 - 3 = 21 - 3। तो 3 से 3 0 हो जाएगा और 3x/4 आएगा इस साइड, और इधर 21 में 3 गया तो 18 आया। अब क्या करेंगे आगे, देखिए अभी इधर यक्स अकेला नहीं है, 4 है बटे में और गुणे में 3 है, तो बटे वाले को अब हम हल करेंगे, ठीक है। पहले प्लस माइनस वाले को हल करते हैं, फिर बटे वाले को, फिर लास्ट में गुणे वाले को, ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, देखिए इधर 4 भाग में है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से ही गुणा कर देंगे। तो 3x/4 × 4 = 18 × 4। तो 4 से 4 कट के 1 हो गया, और 1 का गुणा 3x में होगा तो 3x आएगा, और ये 18 का गुणा 4 में तो 72 आ गया। अब देखिए यक्स के गुणे में 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर कितना आएगा, 3x/3, और इधर आएगा 72/3, ठीक है। तो 3 से 3 कटा यक्स आया, 3 से 3 कटा 1 आया, और 1 का गुणा यक्स में हुआ तो यक्स आया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, 0 नहीं होता कि कटने पे 0 हो जाए, 1 आता है तभी 1 का गुणा यक्स में हुआ तो यक्स आया। यदि 0 होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा।
तो 3 का भाग हम 72 में देंगे तो 24 जाए 72 हो जाएगा ये। तो यक्स का मान आ गया इधर 24। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। और ये जो हमने समीकरण निकाला है ये, तो ये भी आंसर होगा आपका। एक प्रश्न में 2 आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर डी है, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। अब हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन है और उसका दुगुना कितना आएगा, लेकिन हमें उसमें 11 घटाना है। तो हम मान लेंगे वह संख्या यक्स है, तो संख्या का दुगुना कितना कहलाएगा, 2x कहलाएगा। अब इसमें से 11 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2x माइनस 11। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है, इसका मान कितना आएगा, 15 परिणाम। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 15। मतलब समीकरण ये हमें 1 प्राप्त हुआ। 2x माइनस 11 बराबर 15 एक समीकरण हमें प्राप्त होगा। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो दूसरा पद लिखा हुआ इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया कि प्लस और माइनस वाली को सॉल्व करते हैं पहले। तो दोनों पक्षों में से 11 जोड़ने पर, क्योंकि इधर माइनस लगा है, तो 11 जोड़ेंगे इस पक्ष में, 2x माइनस 11 प्लस 11 और इज इक्वल टू 15 प्लस 11। तो अब देखो ये माइनस का 11 है, प्लस का 11 है, तो 0 हो गया। या बचा कितना है, इधर से 2x और इधर कितना आएगा, 15 प्लस 11 26 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, क्योंकि यक्स के गुणे में है 2, इसीलिए 2 का भाग देंगे। तो 2x अपान 2 इज इक्वल टू 26 अपान 2। तो 2 से 2 कटा, 1 आया, 1 का गुणा यक्स में हुआ, यक्स आया। और इधर कितना आएगा, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर डी का। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो ई नंबर लिखा हुआ है आपका, मुन्ना ने 50 रुपये में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो माना संख्या क्या है, यक्स है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया। अब अभ्यास पुस्तिका की संख्या हमें नहीं पता है ना, तो हम लिख देंगे माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी है, यक्स है। तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाना है, किसमें से, 50 में से। तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या का तिगुना कितना होगा, तो इस संख्या का तिगुना होगा 3x। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका की संख्या यक्स है और इसका तिगुना हुआ 3x। तो इसको घटाना किस में से है, 50 में से। तो 50 में से घटाने पर कितना प्राप्त आएगा, 50 माइनस 3x। लेकिन तो आ कितना रहा है परिणाम, 8। तो इसके बराबर कर देंगे 8 को हम। तो प्रश्नानुसार लिख के हम लिख देंगे 50x माइनस 3x बराबर 8। ठीक है, ये क्या हो गया, हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम इसको एक साइड करेंगे। ठीक है, इसको ये जो दूसरा पक्ष लिखा है तो इसको हटाएंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में से 50 घटाने पर, देखिए इधर प्लस में है ना 50, कुछ नहीं लगा तो प्लस में, तो दोनों पक्षों में 50 घटा देंगे। तो 50 माइनस 3x माइनस 50 बराबर 8 माइनस 50। तो 50 से 50 देखो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये माइनस का 3x, तो माइनस का 3x हो गया। और हमने इधर इसको समझाने के लिए आपको लिख दिया गया है कि ये प्लस का 50 और ये माइनस का 50, तो ये घट के 0 ही होगा, तो आएगा माइनस 3x। ठीक है, अब इधर में से 8 में से 50 घटाना है, तो ये नहीं घटेगा, तो 50 में से 8 घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आपस में घटेंगी। तो आएगा 42 और चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस लग जाएगा। तो 3x बराबर माइनस 42। तो क्या आएगा, इधर देखिए माइनस दोनों साइड है ना, तो जब दोनों साइड माइनस हो तो कट जाएगा। ठीक है, तो अब इधर से बचा 3x इज इक्वल टू 42। तो ये अब क्या है कि x के गुणे में है 3, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। तो 3x अपान 3 इज इक्वल टू 14, 2 अपान 3। तो यक्स की 3 से 3 कटा, 1 आया, 1 का गुणा हुआ यक्स में, तो यक्स आया। अब इधर कितना आएगा, 42 में 3 का भाग देंगे तो 14 त्रिक 42, तो यक्स बराबर आएगा आंसर 42। अतः अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी होगी, 14 होगी, 14 होगी। ठीक है, अभी देखो इधर समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लो इस प्रश्न को।
मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया। तो देखो इधर अभ्यास पुस्तिका की संख्या ज्ञात नहीं है हमें, तो हम लिख देंगे अभ्यास पुस्तिका की संख्या यक्स है। अब उसका तिगुना हम घटाएंगे 50 में से, तो उसका तिगुना होगा 3x। तो इसको हम घटा दिए 50 से, तो 50 - 3x, लेकिन परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 8। तो इसको लिख देंगे 50x - 3x = 8। ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। तो देखो ये यक्स जो है चर राशि है ना, इसी का हमें मान निकालना। तो मान निकालने के लिए हमें इसको अकेला एक साइड सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सिंगल करने के लिए हमें इस बाएं पक्ष में जो ये दूसरा पद लिखा है इस, ठीक है, ये प्लस वाला है। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा पहले, फिर ये गुणे में 3 लिखा है तो इसको हटाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको हटाएंगे, तो दोनों पक्ष ये जोड़ में है ना, इधर प्लस है, तो इधर हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो जब घटाया हमने तो कितना आया -3x। ठीक है, इधर और इधर से घटाएंगे तो 8 में तो 50 जाएगा नहीं, तो 50 में से ही 8 को हम घटाएंगे, क्योंकि 8 के पहले कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा, तो 50 में से 8 घटाया हमने 42 आया। लेकिन ये चिन्ह का है, बड़ी संख्या का माइनस है, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो -3x बराबर -42 आया। अब चूंकि दोनों पक्षों में माइनस लगा है, इसीलिए दोनों पक्षों से माइनस कट जाएगा। ये कैसे कटेगा, देखो ये माइनस उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो एक ऊपर माइनस होगा एक नीचे, तो कट जाएगा, इसीलिए हम इधर से ही काट देंगे। ठीक है, तो अब कितना आएगा 3x = 42। तो अब देखो यक्स के गुणे में है 3, तो 3 गुणे में है, इसीलिए हम 3 का भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर कितना आएगा 3x/3 = 42/3। तो इधर से 3 से 3 कटा 1 आया, 1 का गुणा यक्स में होते यक्स आया, और इधर से 42 में 3 का भाग दिए तो 14 आया। तो यक्स का मान कितना आया 14, और यक्स क्या माने हैं हम, अभ्यास पुस्तिका की संख्या है यक्स। तो हम लिख देंगे अतः अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी होगी 14 होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं यफ नंबर। ओके, यफ नंबर लिखा हुआ है इवन हल एक संख्या सोचती है, यदि वह इसमें 19 जोड़कर योग को 50 से भाग देती है तो 8 प्राप्त होता है। अब इवन हेल मान लो कोई है, तुम ही हो इवन हेल। ठीक है, अब आपने एक संख्या सोचा और उसमें 19 जोड़ा। ठीक है, और जोड़ने के बाद योग को 5 से भाग दिया, जितना भी आया 5 से भाग दिया, तो 8 परिणाम प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? तो अभी नहीं समझ में आ रहा तो हम वो जो आप सोच रहे हो, तो आप खुद नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, तो हम उसको हमें तो नहीं पता, आपको पता हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि माना आप यक्स सोच रहे हो। ठीक है, यक्स वह संख्या है जो आप सोच रहे हो। तो अब आप सोच रहे हो कि यक्स के बारे में कि 19 को जोड़ना है यक्स में, और जितना भी आए उसमें 5 का भाग देना है, ये भी सोच रहे हो। तो कितना प्राप्त होगा 8। तो हमने यक्स सोच ली, हमने माना कि यक्स आप सोच रहे हो। अब आप 19 को जोड़ना है यक्स में, तो यक्स + 19। ठीक है, उसी संख्या में फिर 5 से भाग देना, मतलब इस पूरे को 5 से भाग दिया हमने, तो जोड़ने के बाद 5 का भाग देने पर तो यक्स + 19/5। ठीक है, तो इतना करने पे हमें कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार इतना करने पर हमें 8 प्राप्त होता है, इसीलिए यक्स + 19/5 = 8। यह एक समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये पूरे के बटे में लिखा है 5, इसीलिए हम इसको पहले हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, यदि ये एक इसके बटे में लिखा होता है, यक्स के बटे में 5 बस होता, और +19 ये जो लिखा है तो अलग से लिखा होता, मतलब ये इसके साथ ना होता, तो हम क्या करते कि यक्स/5 लिखा रहने देते, पहले 19 को घटाते। ठीक है, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है यक्स + 19, मतलब ये एक पद है। ठीक है, और ये दूसरा, तो इसको हटाएंगे पहले, ये दूसरा पद है। तो दोनों पक्षों में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि भाग में है तो गुणा करेंगे, तो यक्स + 19/5 × 5। अब ये 5 का गुणा इस पूरे में यहाँ है। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो यक्स + 19 आएगा, और इधर 8 का गुणा होगा 8 का 5 में, तो 8 × 5 = 40 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो पद लिखा है प्लस वाला
तो इसको हटाएंगे तब ना x अकेला होगा, तो दोनों ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो दोनों पक्षों में 19 घटाने पर कितना आएगा x प्लस 19 माइनस 19। तो एक प्लस का एक माइनस का 0 हो गया, x बचा और 40 में 19 घटाएंगे तो 21 आया। तो x बराबर 21 हुआ। मतलब आप जो संख्या सोच रहे थे उसका वो कौन सी संख्या है 21, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये समीकरण। चलिए अब हम जी नंबर देख। जी नंबर लिखा हुआ, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। निकाल देगा मतलब घटा दे, और कितने में से 5/2 का गुणा करके। देखिए अनवर एक संख्या सोचता है, तो माना अनवर द्वारा सोची हुई संख्या x है। अब क्या है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाले तो इसका 5/2 क्या होगा, इस संख्या का 5/2 होगा इस संख्या का मतलब यक्स का। ठीक है, क्योंकि हमने यक्स माना है अभी इस संख्या को, तो इस संख्या का 5/2 होगा यक्स गुणे 5/2 मतलब 5x/2। अब इसमें से 7 निकालने पर मतलब 7 घटाने पर, ठीक है, तो 5x ये इसका है, ठीक है, ये ऊपर है, इस वाले का है ये। तो अब इसमें से 7 निकालने पर मतलब घटाने पर, तो 5x/2 - 7, ठीक है, इतना आया। तो अब प्राप्त कितना हो रहा है, प्रश्न में कितना लिखा है, तो परिणाम कितना आ रहा है 11/2 आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे प्रश्नानुसार इतना करने पर परिणाम 11/2 है, इस अर्थात इसीलिए 5x/2 -7 बराबर 11/2। ये क्या हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ हमें। तो दोनों देखो, हमें ये दूसरे पद है ना जो, इसको हटाएंगे, पहले माइनस में लिखा है तो इसको हम जोड़ेंगे। तो दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर तो 5x/2 - 7 + 7, और इधर भी हम जोड़ना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमें जो करना है दोनों पक्षों में करना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हम 7 इस दाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे। तो 11/2 + 7। अब देखो इधर से माइनस का है ये 7, प्लस का है 7, तो 0 हो गया, 5x/2 आया। ठीक है, और इधर कितना आएगा 11/2 + 7। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसके बटे में 1 रखेंगे या फिर डायरेक्ट इससे हम इसका गुणा करके लिख देंगे। तो 7 दूनी 14 और 11 जोड़ देंगे और पूरे के बटे में 2 लगा देंगे। ठीक है, और यदि हम एलसीएम लेके भी करेंगे तो उतना ही आएगा। देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 आएगा। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 आएगा। अब 2 हमारा एलसीएम था तो 2 लिख दिया पूरे के बटे में, तो आएगा उतना ही। ठीक है, तो देखो इधर से बचा 5x/2 और बराबर कितना हो जाएगा 25/2। 11 और 14 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, बटे में 2 लिखा है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, क्योंकि ये बटे में 2 लिखा था तो हम गुणा करेंगे 2 का, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट के 1 आएगा, 1 का गुणा 5x में होगा तो 5x आएगा। और इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 25 बस बचेगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में देखो 5 गुणे में है ना x के, तो हम भाग देंगे, दोनों पक्षों में 5 का भाग देंगे तो 5x/5 बराबर 25/5। तो अब देखो क्या होगा, ऊपर ये 5 लिखा है, ये 5 तो कट के 1 हो जाएगा, 1 का गुणा x में होगा तो x आएगा, और 25 में से 5 कटेगा नहीं, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो x बराबर आंसर कितना आया 5, मतलब वो जो सोच रहा था अनवर वो कौन सी संख्या है 5। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 1 के इतने सवाल थे, अब 2 के देखते हैं कौन कौन से। निम्नलिखित को हल कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो देखो अध्यापिका बताती है, चलिए प्रश्न समझते हैं। सबसे पहले अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं जितने अंक, उसमें से अधिकतम अंक जो हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। तो चलिए हम में ज्ञात क्या नहीं है, न्यूनतम अंक ज्ञात नहीं है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, न्यूनतम अंक क्या है। तो हम लिख लेंगे कि न्यूनतम अंक माना हमने x है। इतना सारा प्रश्न मत बताओ, हम लिख लेते हैं कि मान लेंगे कि x है जो आप बोल रहे हो, है ना।
ये बहुत बड़ा प्रश्न है, तो हम इसको बोलेंगे कि इतना प्रश्न मत बताओ, आपने कह रहे हो कि न्यूनतम अंक क्या है, तो हम मान लिए ये अक्स है। अब धीरे धीरे करेंगे प्रश्नानुसार। देखो, अब न्यूनतम अंक का अधिकतम अंक कितना है, दोगुना का 7 जमा, मतलब दोगुना है और 7 जुड़ा है उसमें, ठीक है। तो दुगुना है 2x है, इस न्यूनतम अंक का दुगुना है और 7 जमा मतलब 7 जुड़ा है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक के बराबर है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक के बराबर है, मतलब अधिकतम अंक तो 87, तो 87 लिख देंगे हम। अब देखो ये प्रश्न एक बार और समझो। समीकरण के अनुसार कि न्यूनतम एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम अंक 87 है, ठीक है। पूरा प्रश्न समझने के बाद 87 है, लेकिन वो किसके बराबर है, न्यूनतम अंक के दुगुना का 7 जमा है, 7 जुड़ा है, तब 87 है, ठीक है। तो अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस का 7 है, तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब चलो हम दूसरी विधि से सॉल्व करेंगे इस वाले प्रश्न में, ठीक है ना, जिससे आपसे दोनों विधियां बनने लगे अच्छी तरह से। तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87 है। तो समीकरण को हल कैसे करेंगे, देखो ये प्लस में 7 लिखा तो उधर जाएगा तो माइनस में 7 हो गया, तो 2x इधर रह गया और इधर कितना आएगा 87 माइनस 7 इज इक्वल टू 80। तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80/2, तो x इज इक्वल टू 40। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। देखो 87 में 7 गया 80 आया, फिर ये 2x लिखा है तो दो इधर गुड़े में है, करना उसी प्रकार है, मतलब देखो x को चर को सिंगल करना है, अकेले करना है, तब तो उसका मान निकाल पाएंगे हम। तो इधर 2 गुड़े में है तो इधर भाग में हो जाएगा। बस इसमें क्या होता है कि संख्याओं का पक्षांतरण होता है बस। तो x बराबर कितना है 80/2, तो 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 आएगा। ये आपका क्या हो गया, दूसरा का आंसर आ गया आपका, दूसरे का A का आंसर आया। अभी बी नंबर है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, मतलब एक ही माप की हो लेकिन दो भुजाएं, और एक असमान हो, ऐसा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु। और जिसमें शीर्ष कोण, ये कोण क्या हो, असमान हो, बाकी के दो कोण बराबर हो, ठीक है। मतलब इसमें दो कोण और दो भुजाएं समान होती हैं और एक कोण और एक भुजा और एक कोण असमान होते हैं, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, ये तो लिखा है पहले से। शीर्ष कोण 40 है, मतलब जो असमान वाला है उसका मान लिखा है 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वो वाली प्रमेय लगेगी। तो यहाँ शीर्ष कोण का मान कितना लिखा है 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक आधार कोण यक्ष है, इसीलिए दूसरा भी आधार कोण यक्ष होगा। क्यों, क्योंकि इधर लिखा है कि बराबर होते हैं एक दोनों आधार कोण, तो ये आधार कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों की माप क्या होगी, यक्ष ही होगी। तो तथा यहाँ शीर्ष कोण का मान कितना लिखा है 40 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों कोणों को आपस में जोड़ देंगे, यक्स प्लस 40, तो बराबर 180 लिख देंगे। अब देखो तो यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 40 डिग्री बराबर 180। ये क्या बन गया, ये बन गया एक समीकरण, ठीक है, ये समीकरण बन गया। तो 2x बराबर, अब देखो इसको हम दूसरी विधि से हल कर रहे हैं जो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले सवाल में। तो 40 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो 180 में 40 गया 140 आया, तो 2x बराबर 140 हुआ। अब देखो x का मान फाइंड करना है, तो दो गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो दो भाग में हुआ 140 के, तो 70 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70। अतः दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों आधार कोण 70 डिग्री के होंगे। इसका मतलब देखो कि ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री का और ये भी 70 डिग्री का। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। देखो 70 दूना 140 और ये 40 180, ये प्रमेय सही हो गई ना, कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। उसी में से तो हमने सॉल्व किया है।
फिर है दूसरे का सी नंबर, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। अब देखो इधर सचिन द्वारा बनाए गए रन क्या है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से दुगनी है, मतलब राहुल के रन पता नहीं है हमें, ठीक है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरा शतक का मतलब है 200 और 2 कम का मतलब होगा 200 में 2 कम मतलब 180। तो प्रत्येक में ने कितने रन बनाए, ये क्या लिखा है, रना लिखा है, ठीक है। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे आपको ज्ञात करना है। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन बताया गया कि दुगने हैं किससे, राहुल द्वारा बनाए गए रनों से की संख्या से। तो इधर फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या नहीं है, राहुल की संख्या तो ज्ञात नहीं है, उस सचिन की भी नहीं ज्ञात है, लेकिन सचिन के लिए कुछ ना कुछ तो दिया है ना, लेकिन राहुल के लिए तो कुछ नहीं दिया बेचारे के लिए। तो हम क्या मानेंगे, माना राहुल द्वारा बनाए गए रन यक्स हैं, इसीलिए क्या करेंगे, सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने होंगे, दुगने हैं ना रनों की संख्या, सचिन के रनों की संख्या राहुल से दुगनी है, तो राहुल के रन यक्स है तो सचिन के कितने होंगे, 2x होंगे, ठीक है। अब उन दोनों को मिलाकर बनाए गए रन कितने हैं, इन दोनों को हम मिला देंगे तो x + 2x होगा, और जितना भी इसका मान आएगा है ना, तो इसका मान कितना आया, दोहरे शतक से 2 कम। तो प्रश्न कहता है दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन x + 2x बराबर है दोहरे शतक मतलब 200 में से 2 कम मतलब 198, सॉरी 180 इधर हमने बोला था, 198 आएगा, 200 में 2 कम 198 ही ना आएगा। तो देखो x + 2x = 198, तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया ना एक। तो इधर जोड़ देंगे तो 3x = 198। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा, बस आप इधर लिख सकते हो प्रश्नानुसार और ये फिर समीकरण लिख सकते हो, ठीक है। हमने इधर आपको समझने के लिए इसको लिखा है। तो 3x = 198 एंड x = देखो ये 3 गुणे में तो भाग में चला जाएगा, तो 198/3 हो गया। 3 का भाग देंगे 198, तो आप अलग से ऐसे करके दे सकते हो भाग, 198/3, तो 3 छंग 18 बचा कितना 1, 8 उतर आया, 3 छंग 18 बचा कितना 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 66 आया, मतलब x बराबर 66 रन आंसर आ गया। किसके रन है x, राहुल के। तो इधर लिखेंगे था राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं 66 हैं, लेकिन सचिन के भी ज्ञात करने, तो सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने थे 2x थे, 2x का मतलब राहुल से दुगने, तो 66 का दुगना होगा 132, ये आपका आंसर हो गया दूसरा का सी। आगे देख प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं बंटियाँ उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के पास कितने कंचे हैं, तो देखो इधर साफ लिखा कि परमित के पास ज्ञात नहीं है, तो हम इधर मान लेंगे, माना परमित के पास कंचों की संख्या बंटियों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। कंचे मतलब बंटियाँ जो आप खेला करते थे पहले बचपन में वो। तो देखो इधर हमने क्या माना कि परमित की ज्ञात नहीं है, तो परमित का मान लिया हमने कि परमित के पास कंचों की संख्या x है। तो इरफान के पास कितनी है, देखो प्रश्न से निकालेंगे, उसको समीकरण में बदलेंगे, ठीक है। इरफान कहते हैं उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, कितने हैं, तो x है उसके पास, तो उनके 5 गुने से 7 अधिक है, सिंपल सा है, 5 गुना और 7 अधिक, तो 5x + 7 ये हो गया। तो प्रश्नानुसार लिखा है कि 5x + 7 आया, किसके बराबर, इरफान के पास जितने हैं, लेकिन लास्ट में लिखा कि इरफान के पास 37 है टोटल, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार 37 बराबर है इतना 5x + 7। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर समझ में आ जाएगा ना, कुछ नहीं हुआ, ये 7 जो प्लस में है तो इधर माइनस में चला गया, तो ये 5x बचा सिंगल। अब इस बच्चे को हमने इस साइड लिख दिया, इसको इधर साइड लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। तो 5x + 7 था इधर, ये तो 7 इधर गया, तो 37 - 7 हुआ, तो 5x बचा इधर, ये अकेला बचा, तो 5x = 30 आएगा, 37 में 7 गए, तो x = 30/5, क्योंकि 5 कूड़े में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो x = 30/5, तो x = 6 आएगा। अतः परमित के पास कुल 6 कंचे हैं।
और इरफान के पास तो ऑलरेडी 37 कंचे हैं, तो उसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। परमित के पास ज्ञात करना था तो 6 आ गया। अब चलो हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। लिखा है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित पहेली को सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक पहेली लिखी है कविता। अब इस कविता को समीकरण में बदलना है बच्चों, समझना। तो क्या लिखी है कविता, चलो पढ़ते हैं। मैं एक गणित में भी कविता आ रही है, चलो देखते हैं। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ दो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए। तो देखो, मैं एक संख्या हूँ, हम मानते हैं कि तुम एक संख्या हो, लेकिन हमें तो पता नहीं कि यक्स हो। कितनी हो? यक्स हो। ठीक है, पहचान क्या बताना है? यक्स है, हमने मान लिया, बाद में पहचान हो जाएगी। ठीक है, जब कुछ पता ना हुआ करे तो आप यक्स मान लिया करो, गणित लगाया करो। ठीक है, तो मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। तो हमने माना कि तुम एक संख्या हो यक्स। अब तुम्हें हम 7 बार लेंगे। 7 बार लेने का मतलब है कि 7 ठो यक्स, मतलब 7 यक्स। ठीक है, और एक 50 जोड़ो, तो हमने 50 जोड़ा। ठीक है, अब एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक का मतलब है कि 300 पहुंचने के लिए, ठीक है, आपको अभी 40 चाहिए। 40 चाहिए का मतलब 40 जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अब इसका सॉल्व। ये तो हमने बता दिया कि ये आपका समीकरण बन गया, लेकिन अब हम इसको सॉल्व अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे पेपर में किया जाता है वैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व माना मैं यक्स हूँ, मेरा 7 गुना मतलब 7 बार लेने पर मुझे 7 यक्स हुआ। मैं फिर 50 जोड़ने पर मैं कितना बना, 7 यक्स प्लस 50 बना। मुझे एक तिहरे शतक मतलब 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, इसलिए यदि मैं खुद को 40 जोड़ दूं तो 300 के बराबर मतलब तिहरे शतक के बराबर हो जाऊंगा। तो देखो मुझे मैं क्या बन गया, 7x प्लस 50 प्लस 40 इक्वल टू 300। देखो आया उतना ही समीकरण ना। तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x लिखा है तो इसको अलग रखेंगे इस वाले पद को, और ये जो प्लस प्लस के इधर ले जाएंगे। तो 50 से 40 90 हुआ, तो 300 में 90 गया तो 210 आया। तो यक्स बराबर, देखो अब यक्स को सिंगल करना पड़ेगा, या 7 गुड़े में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो 210 बटे 7, तो 7 का भाग 210 में 2, तो 7 त्रिक 21, और ये 0 लगा तो 0 लग गया, 30 आया। अतः मुझे पता चला कि मैं वह संख्या 30 हूँ। धन्यवाद। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछा वैसे हमने आंसर दिया, कोई गलत तो नहीं किया। चलो आगे देखते हैं सेकंड नंबर 4 का प्रश्न में लिखा हुआ है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, तब लक्ष्मी के पिता की आयु 3y प्लस 4 वर्ष होगी। क्यों? देखो लक्ष्मी की आयु क्या है, इधर साफ साफ लिखा है, तो लक्ष्मी की आयु पता नहीं है तो हम यक्स मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्योंकि लड़की है तो y मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो तब लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, लक्ष्मी की उनकी आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु तो दी है 49 वर्ष, लेकिन ये बराबर के बाद वाला दिया हुआ है। ठीक है, और भी क्या दिया है कि लक्ष्मी के पिता और लक्ष्मी की आयु में तुलना की गई है, तो उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की तिगुने से, लक्ष्मी की आयु का तिगुना कितना होगा, 3y होगा। ठीक है, तो तिगुना होगा 3y, फिर 4 वर्ष अधिक है, 4 अधिक का मतलब 3y प्लस 4, और कितनी है 49 वर्ष है, तो इसको बराबर में लिख देंगे। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष है। देखो इधर लिखा है लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, लक्ष्मी की आयु की तिगुने से 4 अधिक है। ठीक है, एक लाइन में समझना इस लाइन को, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, लक्ष्मी की आयु की तिगुने से 4 अधिक है। ठीक है, ये हो गया, और लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है 49, तो हमने इसको गणित में लिख दिया 49। ठीक है, तो 3y प्लस 4 ये तो लिखा रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न से ही हमने इसको समीकरण बना दिया। इसको यदि हम इधर ऐसा नहीं करते तो आप प्रश्नानुसार लिख के इसको 3y प्लस 4 बराबर 49 लिखते ही ना। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, देखो 3y और ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा इधर। तो देखो हमने इसको इस साइड लिखा और इसको इस साइड लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर भी लिख सकते हो। तो 3y इक्वल टू 49 माइनस 4, तो 3y इक्वल टू 45 आ गया। अब y बराबर 45 बटे 3 आ गया, ये बटे का चिन्ह है। ठीक है,
तो y बराबर कितना आ गया 15 × 45, मतलब लक्ष्मी की आयु कितनी होगी 15 वर्ष होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। लास्ट बट डिफिकल्ट क्वेश्चन। सुंदरवन के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। सुंदरवन है कोई, सुंदर ग्राम है, वहाँ के निवासी अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनके पेड़ लगाने की जानकारी न्यूज़ आपकी किताब में छप गई। आप पेड़ नहीं लगाते हो, नहीं तो आपके भी जानकारी किताब में छप जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। सुंदर ग्राम के निवासी हैं, अपने गांव में बाग में कुछ पेड़ लगाए हैं। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। ठीक है भाई। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है 77 है, तो लगा तो आप लोग 7वीं पढ़ते हो, आपके दिमाग में इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से जाएगा। लेकिन चलो फिर भी हम देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 77 है तो लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या थी? तो माना फलों वाले पेड़ों की संख्या देखो ज्ञात नहीं है। इधर क्या लिखा है कि उनमें से कुछ फलों के पेड़ थे, लेकिन उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या से तो गिने थे। तो फलों जो फल के नहीं थे उनसे कुछ दिया है ना इसके बारे में, जो फल वाले नहीं थे उनके बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी थी कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे कि माना फलों वाले पेड़ों की संख्या यक्स है, तब जो पेड़ फल वाले नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या मतलब यक्स के तिगुने से 2 अधिक है। तो तिगुने यक्स का तिगुना 3x, और 2 अधिक का मतलब 2। ठीक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ा बसा दिया हुआ है। बस ये यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। देखो फलों वाले पेड़ और जो फलों के नहीं थे, है ना। तो आपको क्या करना है कि फलों वाले पेड़ों को यक्स लिख ले के समझना, जहाँ भी आए प्रश्न में ही लिख देना तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तब जो पेड़ फल वाले नहीं थे उनकी संख्या क्या हो गई 3x + 2। लेकिन अब इनकी संख्या कितनी है? टोटल 77 है, मतलब बराबर के उधर वाला कितना दिया? परिणाम 77 दिया है। टोटल कितना आ रहा है? 77। तो लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। इधर क्या लिखेंगे हम कि प्रश्नानुसार। ठीक है, तो 3x + 2 = 77 हो गया। तो 3x = 77 - 2 = 75 आएगा इधर। ठीक है, तो ये 3x को यक्स सिंगल करना पड़ेगा, मतलब 3 का भाग देना पड़ेगा इधर। तो 75 भागे 3 बराबर 25, 75 होता है तो 25 आया। अर्थात फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है? 25 है। तो कुल पेड़ों की संख्या जो सुंदर ग्राम के निवासियों ने लगाए। अब देखो ये भी लिखा है आपके प्रश्न में कि कुल पेड़ों की संख्या क्या थी, ज्ञात करना है इधर कि 77 है तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कुल ज्ञात करना। लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या थी ज्ञात करना। तो कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? कितने पेड़ सुंदर ग्राम में लगाएं? तो फल वाले पेड़ और बिना फल वाले पेड़, यही ना है, दो ही तरह के पेड़ न लगाए हैं सुंदर ग्राम के निवासी बेचारे। तो चलो देखते हैं कि 25 क्या आया है फल वाले पेड़ और 77 बिना फल वाले हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 102 पेड़ आएंगे। यही कितना होगा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.3 और 4 लेसन ख़त्म हुआ। आप अच्छे से रिवाइज कर लेना पेपर के लिए, जो क्वेश्चन ना बने दोबारा देख लेना, और परीक्षा के टाइम आप ज़रूर 1 महीने पहले से रिवीजन करना चालू कर दिया करो एक बार। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेसन पे, 5 लेसन पे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। धन्यवाद।